बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जनाब, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली रूटीन विद मारिया। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आप पर, हम सब पर करम रहम अपनी बरकत नाजिल फरमाए। और जनाब माशाल्लाह से बरान रहमत इस वक्त हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सैलाबों से बचाए, अल्लाह ताला नागहानी आफात से बचाए। और 5-6 दिन हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही खूबसूरत, ठंडा यख मज़ेदार हुआ हुआ है। और इस वक्त जो है वो सुबह सवेरे का वक्त है। नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ़ारिग हो चुके हैं। किचन अभी मैंने साफ़ नहीं किया है। मैंने सोचा कि किचन साफ़ करने और बर्तन धोने से पहले आज मैं काजल का काम कर लूँ, क्योंकि मेरे हाथ आज बहुत काले होने वाले हैं। काजल का कोल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से बनाया है, यानी उसकी ब्लैक जो वो उसका फॉर्म होता है वो किस तरह तैयार किया है मैंने। अब मैं काजल को जो है वो थिक फॉर्म में, टेक्सचर फॉर्म में लाने के लिए मैं अभी जो है वो काम शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है बीज वैक्स। ये जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें से शहद निचोड़ने के बाद जो ये उसका मोम बच जाता है, ये वो वैक्स होता है। याद रखिए, हमें इस काम के लिए वैक्स पैराफिन यानी कि मोमबत्ती बनाने वाली वैक्स नहीं चाहिए। वैक्स पिघलना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने इसके नीचे चूल्हा जला रखा है। और ये बहुत ही छोटा सा फ्राई पैन है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे मेरे पास बीज वैक्स है। और अभी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर देसी घी डालूंगी। इसी तरीके से इसका रेशियो रखना, यानी कि जो वैक्स हमारी होगी बीज वैक्स, उसको थोड़ा कम रखना है। और अगर हम इसके अंदर आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे तो आलमंड ऑयल या देसी घी की जो मकदार होगी वो हमने इसमें ज़्यादा रखनी है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन होकर पिघल कर तैयार हो गई हैं। अब मैंने ये चाय छानने वाली छाननी ली है। बग़ैर छाने इसको नहीं डालना है, क्योंकि मेरे पास जो बीज वैक्स है वो बिल्कुल प्योर बीज वैक्स है, जो कि मैंने पंसार से ख़रीदी है। अगर आपके पास रिफ़ाइन शुदा हो तो भी एहतियात इसी में है कि इसको छान कर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो कचरा है वो बाद में आँखों में इरिटेशन करेगा। जब मेरा ये कोल पाउडर फॉर्म में तैयार हुआ था तो इसको जब मैं सेव कर रही थी, मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच से तोड़कर फिर उसके बाद मैंने एक बार इसे छान लिया था, ताकि अंदर इसके अगर कोई ऐसे गुठली नुमा जो है वो कोल रह गया है तो वो ख़त्म हो जाए। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप मुझसे स्किप हो गया था क्योंकि मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई और बेदहानी में मैंने उसे छान लिया था। एनीवेज जी, जब भी कोल बनाए उसको अच्छी तरह चम्मच से तोड़े, उसके बाद उसको छाने, फिर उसके अंदर देसी घी और वैक्स वगैरह मिलाना है। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाना है। चम्मच को चलाना छोड़ना नहीं है, ताकि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बर्तन है इसकी साइडों में छोटे छोटे पत्थर नुमा या छोटे छोटे यानी टुकड़े नुमा जो है वो आपको कोल नज़र आ रहा होगा। इसका ये अभी तक मिक्स नहीं हुआ है। जब हम चम्मच चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। चम्मच चलाते चलाते ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से जम गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो जम कर पेस्ट सा इसका तैयार हो गया ना, इस पेस्ट को भी कंटिन्यूसली अभी चलाना है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, ये नहीं रहने चाहिए। अगर ये कहीं रहेंगे तो फिर आपकी आँख में थोड़ी सी इरिटेशन करेगा ये काजल, क्योंकि खुश्क एरिया यानी कि ड्राई जो कोल होता है, अगर वो आपकी आंख में जाएगा तो लाजमी बात है कि वो थोड़ी सी आपको इरिटेशन करेगा और उससे आंख सुर्ख होने का ख़तरा है। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ है, तो मैंने फिर दोबारा से इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और वो तिनके जिनके ऊपर मैंने बाद में तीली काजल बनाना है, उनके जो आगे के एजेस हैं उनको मैं मोम लगा रही हूँ पिघला हुआ, ताकि उनके एजेस जो हैं वो बाद में आँख में चुभने का ख़तरा ना रहे। जहाँ मैंने तीली काजल बनाना था वो तिनके सारे मैंने इसके एजेस जो है वो रेडी कर लिए। और एक दफ़ा फिर से जब मैंने इसको पिघलाया है ना, तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो काजल मेरा घी के साथ मिक्स हो गया है। इस स्टेप का काजल बनाने में बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। काजल एक बार फिर से माशाल्लाह ठंडा हो चुका है और यहाँ पर अब मैं तिनके काजल बना रही हूँ। तीली काजल भी कहते हैं, तिनकी काजल भी कहते हैं इसको। ये बारीक सी तिनकी जो बिल्कुल नरम तिनकी होती है, यानी आँख में चुभने का ख़तरा ना हो, उस तिनकी के ऊपर इस तरीके से छोटा छोटा माचिस की तीली से थोड़ा सा बढ़ के जो होता है ना वो काजल लगाते हैं। और ये काजल जो है ना आँख में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है।
काजल को शेप देते देते साथ ही जिस फ्राई पैन के अंदर मैंने वैक्स को पिघलाया था, उस वैक्स के अंदर पानी डालकर मैंने उसको पका लिया ताकि वो बर्तन मेरा साफ़ हो जाए। साथ ही ये जो काजल वाली कटोरी थी इसके अंदर भी पानी डाल के इसको मैंने बॉयल दे दिया ताकि इसके अंदर से सारा जो ये वैक्स और घी है वो नरम हो जाए और मैं इसको आसानी से साफ़ कर सकूँ। ब्रश की बैक साइड पे मैंने काजल लिया और अभी मैं इसको आपको अपनी आँख में अप्लाई करके दिखाऊँगी। और ये यहाँ पर जी बत्ती काजल है। साथ ही वो जो लिपस्टिक के अंदर काजल आता है ना, मतलब लिपस्टिक की बॉक्स होता है और उसके अंदर इस तरह पतला सा काजल आता है, एक मैंने ये शेप भी बनाई है। बत्ती काजल को इस तरह से पकड़ के बिल्कुल डायरेक्ट अपनी आँख में अप्लाई किया जाता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। बत्ती काजल सबसे बेस्ट होता है इसमें, लेकिन इसके लिए ये होता है कि आपको इस तरह की एक लंबी बॉक्स चाहिए होती है। इसके अलावा जी ये तीली काजल है जो कि मैंने बहुत सारी बनाई है और ये जो है ना मुझे देनी है, यानी कुछ सिस्टर्स को दूंगी और कुछ मतलब किसी को भी चाहिए होगी तो वो दूंगी, एक एक अपने बच्चों के लिए रखूँगी। अच्छा जनाब, तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप सिंगल टाइम काजल को फेरेंगे तो आपकी आँख में कुछ इस तरह का कलर आएगा, लेकिन अगर आपने इसको बिल्डअप करना है तो आपको 2, 3, 4 बार इसको फेरना पड़ेगा, क्योंकि ये हर किस्म के केमिकल और हर किस्म के कलर से बिल्कुल पाक है, 100% ऑर्गेनिक है और बिल्कुल कुदरती अज्जा से बना हुआ है। तो लाजमी बात है कि थोड़ा सा जो है मार्केट के काजल से इसमें फ़र्क होगा, लेकिन ये 100% है कि आपकी आंखों को बिल्कुल किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। काजल का काम ख़त्म हो गया। अब जो मेरे बाकी काम है उसमें वही डेली रूटीन है। सबसे पहले किचन की सफाई होगी, उसके बाद मैट धुलेंगे, फिर डस्टबिन वगैरह धोने हैं मैंने आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए डस्टबिन गंदे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से घर की झाड़ू सफाई है और कल जो है वो मेहमान आ रहे हैं तो आज मुझे सौदा लेने भी जाना है और कोफ्ते भी बनाने। गोश्त निकाल लिया है मैंने, नरम वाला गोश्त निकाला है ताकि जो है वो कोफ्ते बनाने में मुझे आसानी हो, और एक रान मैंने निकाली है ताकि जो है ना वो मुझे अगर कुछ सालन वगैरह बनाना पड़ जाता है या मुझे पुलाव वगैरह बनाना पड़ जाता है तो मेरे पास गोश्त रेडी हो। बर्तन वगैरह धोने के बाद गोश्त यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब ये गोश्त पड़ा रहेगा और ये आराम से जो है ना वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो आज जो है ये डिफ्रॉस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, तो घर के सारे काम ख़त्म करके फिर मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट जाके मैंने आज सारा सौदा भी लाना था, राशन भी लाना था, फल भी लाना था, सब्ज़ी वगैरह सारी लानी थी, तो मैं फिर मार्केट चली गई थी। आज मैं अपनी बेटी को साथ लेकर गई थी। मेरे हस्बैंड के शायद मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि मैं उनका पाँव ख़राब हुआ हुआ है, यानी उनको चोट लगी थी पाँव में, तो उनके लिए जाना भी मुश्किल है। अच्छा, फिर इस तरह मेरे लिए ना काम डबल हो जाता है, यानी कि फिर मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, सब्ज़ी फिर राशन फल वगैरह, उसके दौरान फिर काफ़ी मसला होता है। लेकिन एक फ़ायदा होता है, जब मैं ख़ुद जाती हूँ ना मार्केट तो फिर मैं अपनी पसंद की, अपनी यानी मर्ज़ी की सब्ज़ी लेकर आती हूँ। आज मैं स्पेशली लेकर आई हूँ कुल्फ़े का साग, और कुल्फ़े का साग कोई इतनी टेस्टी चीज़ होती है ना, पता नहीं आप लोगों ने पकाया है, खाया है या नहीं। यहाँ पर जो मेरा एरिया है, यहाँ पर हालांकि आगे पीछे खेत हैं हम लोगों के, और काफ़ी लोगों ने जो है कुल्फ़े का साग लगाया होता है। लेकिन मुझे देखकर इतनी हैरत होती है कि जब लोगों से पूछो कि आप लोग कुल्फ़े का साग खाते हो, कहते हैं साग कोई खाने की चीज़ होती है, हम तो साग नहीं पकाते, हमारे घर में तो बच्चे साग नहीं खाते। लेकिन अगर हमारे घर में साग पकता है ना तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये बहुत टेस्टी साग होता है। चाहे आप इसको ऐसे ही पका लें, चाहे आप इसको गोश्त के साथ बना लें, या चाहे आप इसको किसी भी तरीके से बना लें। स्पेशली अगर ये गोश्त के साथ बनता है ना, चिकन या मटन या बीफ, और फिर उसके बाद इसके साथ आप बॉईल कर लें उबले हुए चावल, तो क्या ही मज़ा आता है ना खाना खाने का। खैर जी, इसको साफ़ करने का तरीका ये होता है कि पीछे की जो जहाँ इसकी मोटी टहनी होती है वहाँ जो इसके पत्ते होते हैं ना, उनको सीधा सीधा उतार लेते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते उतार लेते हैं, और जो आगे की इसकी बिल्कुल पतली और छोटी टहनी होती है ना, उसको बस इस तरह से ना तोड़ के इकट्ठा करते रहते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाता है ना आपके हाथ में बहुत सारा, तो फिर इसको छुरी की मदद से काट लेते हैं। कुल्फ़े का साग मैंने साफ़ कर लिया था, और साथ ही मैं लेकर आई हुई थी पालक। अच्छा, इसमें जो पीले पत्ते होते हैं या काले हुए हुए पत्ते होते हैं वो भी निकालने होते हैं, लेकिन ये साग बिल्कुल फ्रेश था। इसमें 2, 4, 6 पत्ते पीले निकले हैं, उसके अलावा पत्ते पीले नहीं निकले, और काला पत्ता तो इसमें आज एक भी नहीं था, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ था। साथ ही मैं इसके लेकर आई थी पालक। पालक मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पालक का। जैसे मैंने शोला बनाना है, उसमें शोला इंशाल्लाह शोला की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। शोला बनाना होता है, उसमें पालक चाहिए होती है। मौसम जैसे भी ठंडा
हुआ है तो बच्चों को दिल कर रहा है शोला खाने का। और इसी तरह से जो है वो जब मैंने बनानी होती है कड़ी तो उसमें भी जो है ना वो पालक वगैरह का इस्तेमाल होता है, और वैसे भी बच्चे पालक शुक से खाते हैं। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली फरमाइश की थी कि अगर कोफ्ते बना रही हो तो पालक कोफ्ते बना के खिलाना। खैर जी, फिर मैंने जो है ना ये कच्चे आम ख़रीदे थे। आज मैंने थोड़ा सा अचार डालना है, मेरा आजकल बहुत दिल करता है अचार खाने का। और गाजरें मैंने इस दफ़ा 2 ही ख़रीदी, वैसे मैं किलो लेती थी लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं, फिर इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही सब्ज़ी में, तो फिर मैंने इस वजह से आज सिर्फ 1 पाव गाजर ली थी। साथ मैंने सलाद का पत्ता लिया। अच्छा, मैंने इतना देख कर लिया लेकिन पता नहीं किस ट्रिक से सब्ज़ी डालते हैं ना सब्ज़ी वाले कि यानी जब आप घर आके खोलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब्ज़ी तो वो थी ही नहीं जो आपने ख़रीदी थी। खैर जी, अभी मैं जो है ना वो अपनी सब्ज़ी को सेव करने की उसमें हूँ, और मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लिया है, उसके अंदर मैंने सलाद का पत्ता, पुदीना वगैरह जो है वो उसको अच्छे तरीके से रैप करना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको रैप करूँगी, फिर उसके बाद जो है इसको इसी टोकरी के अंदर रख के ना फ्रिज में रख दूँगी। फिर बाद में जब मुझे अब क्योंकि अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने खाना भी बनाना है, तो जब मेरे पास टाइम होगा फिर उस वक्त मैं इसको निकाल के फटाफट साफ़ करके बॉक्सेस में रख दूँगी। वैसे सीज़न में मेरे घर पुदीना बहुत ज़्यादा आता है, मैं ख़ुद लेकर आती हूँ 10-10, 12-12 गड्डी पुदीना ले आती हूँ, और फिर उसको निकाल के धो के सुखा के फिर जब उसके बिल्कुल वो यानी बिल्कुल पापड़ की तरह हो जाते हैं ना, उसको बिल्कुल चूरा चूरा छोटा छोटा करके ना मैंने उसमें रखी हुई होती है बॉटल में, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है ग्रीन टी बनाने में, रायता वगैरह बनाने में, सलाद के ऊपर छिड़कने में, और इसके अलावा डिफरेंट पर्पस पर जो है ना वो सूखा पुदीना इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह बिरयानी में थोड़ा सा छिड़क दें तो ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी की जब लास्ट दम होता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा से पुदीना ज़्यादा ख़रीदती हूँ, लेकिन आज मुझे मिला नहीं पुदीना ज़्यादा। इसी तरह जी मैं आलू प्याज लेकर आई थी, साथ में मैं लहसुन लेकर। अच्छा, ये लहसुन जो है हमारी अपनी ज़मीन का है, और ये वाला लहसुन जो है ये मैं भी मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ। अब आप देखें खाद वाले लहसुन में और इसमें फ़र्क कितना होता है। और जी हरी मिर्चें ख़रीदी हैं, लीमू वगैरह ख़रीदे हैं, और भी बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी है, और सब सब्ज़ी जो है वो मैंने बराबर करके फ्रिज में जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ को रखना था सब कुछ मैंने संभाल दिया है। और ये जो है ना छोटी छोटी ड्रॉर टाइप मैंने ये टोकरियाँ ख़रीदी थी, बहुत काम की चीज़ है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें सारी ना आपकी जगह नहीं घेरती, बल्कि इस तरीके से ना चीज़ों के ऊपर ही आ जाती हैं। अच्छा जी, तो नीचे जो फ्रिज का डब्बा था उसके अंदर मैंने एक डब्बे में अंगूर और नीचे वाली डब्बे में चेरी और आलू बुखारे वगैरह धो के रखे हैं, साथ ही आम और केले वगैरह साफ़ करके रखे हैं। किचन में मौजूद मेरे जाने के बाद जो बर्तन वगैरह बच्चों ने गंदे किए हैं वह बर्तन अब मैं धो रही हूँ फटाफट से, और मैंने अभी खाना बनाना है। टाइम जो है ना वो हाथ से स्लिप होता है, यानी कि बिल्कुल पता नहीं चलता। जिस दिन जितनी ज़्यादा कोशिश होती है ना कि आज ये टाइम हमने सेव करना है किसी भी सूरत किसी भी तरीके से, लेकिन वो टाइम सेव नहीं होता। शाम के 5 बज गए हैं, अब तक खाना भी नहीं बनाया है मैंने, और जो है ना वो बच्चे पढ़ने वाले आ गए हैं। तो अभी मैं अपने बच्चों को सबक पढ़ाऊँगी, यानी 5 से लेकर 6 बजे तक मेरा डेली जो टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने मुझे इस काम के लिए कबूल किया है, और मैं डेली शाम को बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20 बच्चे होते हैं जिनका सबक सुनते, आगे सबक वगैरह देते वक्त मुझे तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे का टाइम जो है ना वो यहाँ पर लग जाता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन बहुत समझदार होती हैं और सभी को पता होता है कि किस चीज़ को किस तरीके से वॉश करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं पालक किस तरीके से वॉश करती हूँ मैं आज वो आपको बता रही हूँ, क्यों हमने जो है ना ये तरीका अपनी अम्मी से सीखा है। हमारी अम्मी इस तरीके से पालक धोती थी। पहले पानी लिया, उसके अंदर थोड़ी सी पालक डाली, उसको अच्छे तरीके से हाथ से ना मसलना नहीं है, बस उंगलियों के साथ ना इसको यानी जैसे हम पानी में झाग बनाने के लिए करते हैं ना ऐसे ऐसे हिलाना है। फिर इसकी मिट्टी जो है ना सारी नीचे चली जाती है। पालक को पहले यानी इस तरह पानी से निकाल कर रखते जाना है। फिर इसी पानी के अंदर थोड़ी सी पालक और डालनी है, यानी गंदी पालक डालनी है, फिर उसको निकाल लेना है। जब एक बार सारी पालक धो ली मैंने, तो अब मैंने पालक जो है वो थाल में रख लिया और ये पानी में इसका गिरा रही हूँ। तो आप नीचे देख सकते हैं, अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर मिट्टी है इस पालक के अंदर। और अगर हम पालक को इस तरीके से वॉश नहीं करते हैं तो हमारे जो हमारे पित्ते में स्टोन बनता है ना, वो ये वाली पत्थरी होती है जिससे स्टोन बनता है। यही वजह है कि जब पित्ते का कोई मरीज़ होता है, जैसे कि जब मुझे पित्ते की तकलीफ़ हुई थी तो मुझे सबसे पहले जो डॉक्टर्स ने चीज़ मना की थी ना वो थी साग। इसी तरीके से जो है वो दोबारा से इसको पानी के अंदर रखा और फिर से जो है ना सारी पालक डालनी है इसके अंदर, यानी सारी इकट्ठी नहीं डालनी। पहले थोड़ी पालक धोनी है, फिर और जो दोबारा धोने वाली पालक है वो डालनी है, फिर उसको निकालना है, फिर और डालनी है। इस तरीके से करके पालक को 3 से 4 टाइम जो है ना वो आपको वॉश करना पड़ेगा लाजमी। मैं हमेशा 4 टाइम वॉश करती हूँ। जब चौथी टाइम वॉश करती हूँ ना तो फिर नीचे बिल्कुल रेत वगैरह नहीं आती है, लेकिन 3 दफ़ा में ठीक ठाक रेत निकलती है पालक की।
इसी तरीके से कुल्फ़े का साग या कोई भी साग होगी, कोई भी पत्तों वाली चीज़ होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर मिट्टी होती है या जो ज़मीन के साथ जुड़कर लगी हुई होती है, जब भी उसको पकाना है उसको इसी तरीके से वॉश करना है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी मैं कुल्फ़े के साग को भी इसी तरह वॉश करूँ, लेकिन कुल्फ़े के साग को ना इतनी ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3-4 दफ़ा, वो 2 दफ़ा में साफ़ हो जाता है, क्योंकि कुल्फ़े के साग बहुत चिकनी चिकनी पत्तियाँ होती हैं, ये अपने अंदर मिट्टी को ठहरने ही नहीं देता। दोनों को अलग अलग पतीलियों में डाल के अलग अलग बर्तनों में मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ा। पालक भी बिल्कुल पककर रेडी हो गई और साग भी बिल्कुल पककर रेडी हो गया है। जब पालक बॉईल हो गई तो पालक को मैंने अलग बॉक्स में इस तरह से पैक किया और जो मेरे कुल्फ़े का साग था उसको मैंने अलग से पैक किया। अच्छा, पालक की जो है ना वो पकने के बाद क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन कुल्फ़े के साग को बॉईल करने के बाद भी उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम नहीं होती है, बल्कि वो एक अच्छी अमाउंट जो है ना वो हमें नज़र आती है। ये चीज़ें मैंने पैक कर ली थी और अब मैंने इनको रखना है संभाल के। दूसरी तरफ जो है वो गोश्त का मैंने कीमा निकाल लिया था, लेकिन अब मैं अपना चॉपर यूज़ करने लगी तो मुझे ख़्याल आया कि ब्रेड क्रम्ब ख़त्म है। फिर जब मशीन गीली हो जाती है ना, फिर दोबारा से इसको सुखाना और फिर मसला होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कीमे को जो है ना कोफ्तों के लिए तैयार करने से पहले मैं खुश्क जग के अंदर पहले ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कोफ्ते बनाऊँगी। ऐसे ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो आप वो जो छोटे वाला मिक्सर होता है ना उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर आप ब्रेड क्रम्ब को चाहे ताज़ी हो चाहे खुश्क हो, इस तरीके से आप बनाते हैं ना इसके अंदर, यानी ये जो बड़ा वाला चॉपर होता है, तो ब्रेड क्रम्ब थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो क्रिस्पी सा बनता है और बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनता इसका। तो जब ये बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनता, जब हम इसको चीज़ों के ऊपर लगाते हैं तो ये एक बहुत प्यारा सा लुक देता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बन जाए ना, तो फिर जब हम इसमें लगा कर चीज़ फ्राई करते हैं तो ये तेल में छूटता भी बहुत ज़्यादा है। पहले जो मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाया था वो ड्राई ब्रेड का था, यानी मैंने नाश्ते में सेकी थी, फिर उसके बाद वो ड्राई हो गई थोड़ी सी, तो वो मैंने उसका ब्रेड क्रम्ब बना के डायरेक्ट बॉक्स में डाल दिया था। लेकिन अब जो ब्रेड क्रम्ब मैंने बनाया है ये मैंने ताज़ा ब्रेड का बनाया है, और ताज़ा ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब बनिस्बत ड्राई ब्रेड के ज़्यादा अच्छा बनता है। इसको मैंने प्लेट में डाला और अब मैं 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करूँगी। अक्सर ये होता है कि जब भी मैं ओवन को ऑन करती हूँ ना आजकल, तो वो आगे से लाइट नहीं होती ना, बहुत तंगी होती है। एनीवेज जी, मैंने साथ ही ले लिया है धनिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर सोलर लगा हुआ है, और जो है ना वो अब काम नहीं रुकता। जब तक सोलर नहीं था बहुत दिक्कत होती थी, जनरेटर पर तो मैं सोच भी नहीं सकती थी मशीन चलाने का, क्योंकि फ़ौरन से चीज़ ख़राब हो जाती थी। खैर जी, 1 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, साथ ही मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 अदद, और 1.25 किलो से तकरीबन ऊपर जो है ये मेरे पास कीमा है, तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो के करीब प्याज। धनिया जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो कटा हुआ धुला हुआ नहीं था। अब मैंने धनिये को पहले साफ़ किया, छोटा छोटा काटा, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके यहाँ चॉपर में डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी प्याज और हरी मिर्चें। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से चॉप करना है। हरा मसाला मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है, और एक दफ़ा फिर से चम्मच के साथ मैंने इसको चॉपर में नीचे नीचे करके दोबारा चलाया। साथ ही मैंने लिया है 2-2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने उल्टे रुख पर काटा है ताकि इसके बाल जो है वो कट जाएँ, और 1 गट्ठी पूरी मैंने बड़ी सारी जो है वो ली है लहसुन की, उसको छीला है। बिल्कुल चंद कतरे ऑयल मैंने यहाँ पर शामिल किया है लहसुन अदरक के अंदर, और इसको मैंने हल्का सौते होने तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक के ऊपर जब हल्का सा ब्राउन लाइट ब्राउन सा सोते होने का कलर आ गया था, तो मैंने लहसुन अदरक को इसमें से निकाल दिया, और उसी फ्राई पैन के अंदर मैंने अब डालनी है बटन चिली, यानी गोल लाल मिर्च, और मैंने बिल्कुल चूल्हा जो है यहाँ पर हल्का कर दिया है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अब मैंने लिया है पिपली का 1 टुकड़ा, जो कि ये लंबा है यानी 2 इंच का है, तो इसमें से मैंने हाफ करके डालनी है। 1 किलो के लिए 1 इंच का पिपली का टुकड़ा काफ़ी होता है। 12 से 15 दाने कबाब चीनी के शामिल करने हैं, और 2 टेबलस्पून फुल भर के सफ़ेद ज़ीरा साबुत जो है यहाँ पे मैंने इनके साथ शामिल करना है। अब मैंने ज़ीरे को और जो लाल मिर्च है ना, इसको क्रैकल होने तक हल्की आंच पे चलाते हुए पकाते जाना है। अच्छा जी, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी चिकनी हैं। चिकनी होने की वजह से ये मशीन के अंदर नहीं पिसेंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लंगरी का इस्तेमाल किया है। लंगरी के अंदर मैंने इसको बहुत ही बारीकी से हाथ के साथ बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक करके पीस लेना है, यानी बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाएगा।
और जो है ना इसमें मिर्चें भी तेज़ नहीं होंगी, क्योंकि ये जो मेरी गोल मिर्च थी ये बहुत ज़्यादा इसमें ना वो नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, बल्कि इसके दाने जो है ना वो साबित रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे कीमे में मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। अच्छा जी, तो अब ये जो पेस्ट तैयार हुआ था तकरीबन 5 से जो है ना 5 टेबल स्पून ये पेस्ट मेरा तैयार हुआ है लहसुन अदरक और तमाम मसालों का। अब मैंने इसमें शामिल करना है नमक हस्बे जायका। नमक के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सूख मिर्च। सूख मिर्च को भी एहतियात के साथ डालना है, क्योंकि ये हमें जो मतलब जो किचन में बना रहा होगा खाना उसको पता होगा कि जो हरी मिर्चें उसने इस्तेमाल की हैं वो कितनी तेज़ थी। अगर हरी मिर्च बहुत तेज़ वाली थी तो फिर हम लोगों को हरी सुर्ख मिर्च जो है वो हाथ रोक के डालनी होगी। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल भर के सूखे धनिए के शामिल किए हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल किया है। और अब इस सब को मैंने पहले कीमे को और ये जो हरा मसाला था नीचे जो मैंने डाला था, और इसके अलावा जो मैंने मिर्च, पीपली, कबाब चीनी और ज़ीरे का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था लहसुन अदरक के साथ, वो पेस्ट डाल के पहले इन तमाम अज्जा को एक बार मैंने मिक्स करना है। अच्छा जनाब, तो अब जाएगा इसके अंदर खशखाश। 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर खशखाश शामिल की है। साथ ही मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर सुहागा, पिसा हुआ सुहागा, कच्चा सुहागा जो कि मैंने बस बाज़ार से लेकर पंसार से उसको पीस कर रखा हुआ है, और कबाबों में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ताकि कबाब टूटे नहीं और बहुत ही फ्लफ़ी नरम से कबाब बने। और फिर ऊपर से मैंने इसमें डाली है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर टेट्रा पैक क्रीम। घर की क्रीम शामिल नहीं करनी, टेट्रा पैक क्रीम शामिल होगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चनों का आटा। वो जो चने ब्लैक छिलका होता है, अंदर से येलो येलो चने निकलते हैं ना, भुने हुए चने जो हम वैसे भी खाते हैं चबा के, वो वाले चने हैं ये, जिनको मैंने बिल्कुल घर में यानी अपनी लंगरी में पीस लिया है। पहले मैंने इसके छिलके उतारे थे, जितने इसके छिलके रिमूव हो सकते थे छिलके रिमूव कर दिए थे। उसके बाद ये आटा सा बना के मैंने फ्रिज में रखा होता है, क्योंकि किसी भी वक्त कबाबों में डालने के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, और इससे भी जो है बहुत अच्छे तरीके से कबाब या कोफ्ते या जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ इस आटे का इस्तेमाल करें तो भी हमारे कबाब जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम बीच में सुहागा और थोड़ी सी मलाई डाल देते हैं तो बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और नरम लचक वाले जो है ना वो कबाब या कोफ्ते या जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं वो रेडी हो जाती है। सारे मसाले मिक्स कर लेने के बाद एक दफ़ा फिर से मैंने बारी बारी थोड़ा थोड़ा मसाला करके चॉपर में डाला, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बिल्कुल इसका मलीदा बनाकर मैंने ना इसको दोबारा से चॉपर में चलाया है। क्योंकि चॉपर में चलाना इसलिए ज़रूरी है कि कोफ्ता जो है ना वो करी में भी इस्तेमाल होगा, पालक में भी इस्तेमाल होगा, चावलों में भी इस्तेमाल होगा, या मलाई कोफ्ते वगैरह में भी इस्तेमाल होगा। तो फिर कोफ्ता जो है ना वो बाजू का टूट जाता है या भुरना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा बारीकी से हमने चॉपर के अंदर कोफ्ते के मसाले को चलाया होगा, जितना ज़्यादा हम उसे सॉफ्ट करेंगे, उतना अच्छा कोफ्ता हमारा तैयार होगा। मसाले को बिल्कुल रेडी किया, फ्रिज में रखा। जब वो तकरीबन आधा पौना घंटा पड़ा रहा फ्रिज में, उस दौरान मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए, साथ में थोड़ा सा सैलेड बनाया, थोड़ी सी दाल बना ली, और मैंने जो है ना रात का खाना बच्चों को खिला के मैं फ़ारिग हो गई। अभी मैं थोड़ा सा इस्पेगोल पी रही हूँ, क्योंकि मुझे दाल के बाद ना थोड़ी सी एसिडिटी होने लगती है, तो मुझे हल्की सी तेज़ाबियत हो रही है। वैसे भी मैं सुबह मॉर्निंग में भी जो है वो इस्पेगोल ज़रूर पीती हूँ ताकि उससे ना ज़रा वेट भी कंट्रोल में रहता है और आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये जो है ना वो मैंने पी लिया है, और कोफ्ते बना लिए थे मैंने। तो कोफ्ते बना के फिर मैं अब कोफ्तों को सेव कैसे करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। मुझे पता है कि वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन क्या करूँ कि इसको मैं अभी वाइंड अप करना चाहती हूँ। कोफ्ते यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने कोफ्ते डाले हैं। बहुत ही आराम से पलटते हुए मैंने यहाँ पर कोफ्तों को हर साइड से पका लिया है, थोड़ा थोड़ा पकाया है। इसको मतलब हाफ डन करना कहते हैं, वो मैंने कर लिया है, ताकि जो है ना वो कोफ्ते हमारे टूटे नहीं। हम इनको फ्रीज़ करेंगे ना, जब अगर हम इनको कच्चा फ्रीज़ करते हैं तो फिर ये टूट जाते हैं। तो मैं जब भी इनको फ्रीज़ करना होता है मैं इनको हाफ डन करती हूँ, उसके बाद मैं इनको बॉक्स में पैक करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत ताकत दी कि मैंने आज अपने जितने टारगेट रखे थे सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। सब्ज़ी सौदा आ गया है, राशन आ गया है, बाहर के काम भी यानी कि हो गए हैं, और घर में जो मैंने कोफ्ते वगैरह बनाने थे वो भी सारे काम हो गए हैं।
अभी जी पाँव बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और बुरा हाल हो रहा है। हस्बैंड की जूती निकाल के मैंने आज पहनी हुई है और आपने देखा कि ये कालजा का जूता है, यानी कि जेंट्स जूता है। और अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से खुद भी कपड़े चेंज करूँगी, बेटी को कपड़े चेंज करवाऊँगी, थोड़ा सा अपने पाँव का मसाज करूँगी और उसके बाद जो है आराम सुकून से नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।